कि आप एजुकेशन को किस नज़रिए से देखते हैं? कैरियर के नज़रिए से, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के नज़रिए से या एक सेवा के भाव से? नहीं, मेरा मानना देखिए ये मैं हमेशा कहता हूँ कि एजुकेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड सेवा भाव होना चाहिए। शिक्षा का मंदिर जो हमारी भारतीय संस्कृति कहती है। एक इंसान अपने लाइफ में अपना या तो फिर बिजनेस संभाल सकता है वो, या घर वालों से को टाइम दे सकता है, लेकिन उसके साथ साथ सोशल काम भी करना ये तो भैया बहुत मुश्किल है। आप बताइए कैसे? मैं इसमें अपना प्रेरणा सूत्र मानता हूँ अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने एक बात कही भी थी कि समय की कभी कमी नहीं होती है, अगर आदमी समय निकालना चाहे उसके पास हर समय ही समय है। There are many people in the youth I'm talking about जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड एंड माइंडसेट, एंजाइटी, इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में लेकर आ गए। उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? कि देखिए, एक तो पॉजिटिव रहिए तो बहुत जरूरी है, बट इफ यू आर फेसिंग एनी टाइप ऑफ मेंटल इश्यूज तो कोई टैबू की बात नहीं, आप कंसल्ट एक्सपर्ट, डू गो टू अ काउंसलर एंड इफ रिक्वायर्ड अगर मेडिकेशन भी जरूरी तो वो भी करिए। इसमें कोई टैबू नहीं है। आज से कोई आपको पागल नहीं कह देगा कि अगर आपको मेंटल इशू, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ टुडेज एज। आप एक चीज बताइए, मानव सेवा संस्था जी, ये आपकी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करती है? आप इनकी इसके चीफ हैं? जी, बहुत सारे बच्चे मुफ्त शिक्षा ले रहे हैं हम लोगों के द्वारा, बहुत सारे स्कूल्स में, जिनकी फीस हमारा संस्थान देता है, जिसमें किताबें, जिसमें ड्रेसेस, मतलब A to Z पढ़ाई का पूरा जिम्मा हमारे ऊपर उस बच्चे का। और उसके साथ साथ कई घर ऐसे हैं जहाँ पे बीमारी होती है तो हम उन हॉस्पिटल से भी टाई अप करके रखा हुआ है जहाँ हम उनका मुफ्त इलाज करवाते हैं। मतलब स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, बच्चे बाहर नहीं जाते खेलने, घर में ही रहते हैं। हाँ, मैं हमेशा इस बात को लेके कहता भी रहता हूँ, लेकिन बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर है आजकल माँ बाप की वजह से। मैं माँ बाप से भी कहता हूँ कि खेल क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो इसलिए डिस्टर्ब हो रहे हैं कि बच्चे के पास टाइम, वो खेलेगा कब बेचारा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए, आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है काफी खास होने वाला है। द रीजन इज जो गेस्ट हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं, देखिए अगर हम उनकी अचीवमेंट्स के बारे में बात करें तो शायद शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने अपनी लाइफ में अचीव करी हैं जो कि डेफिनेटली एक यूथ के लिए बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग होने वाली है। सो जो गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है उनका नाम है डॉक्टर सौरभ कुमार अग्रवाल जी। एंड देखिए, उनके पास मोर देन 21 साल का एक्सपीरियंस है। ही इज एजुकेशनिस्ट एंड फिलैंथ्रोपिस्ट। अब मैं उनकी जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आपको कुछ मैं लिख कर लाया हूं, क्योंकि देखिए मैं मुंह से बोलूंगा तो वो गड़बड़ ना हो जाए। सो इट्स बेटर आई शेयर दैट विद यू। सी ही इज अ फाउंडर ऑफ सीबीएसई स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से। 2 स्कूल के वो फाउंडर हैं एंड मोर देन 3500 प्लस स्टूडेंट्स वो एजुकेट कर चुके हैं आज की डेट में। एंड देखिए, एक विजनरी एजुकेटर, एक लीडरशिप इन एजुकेशन। एंड अगर हम उनकी सोशल लाइफ के बारे में बात करें, ऑफ कोर्स ही इज अ फिलैंथ्रोपिस्ट एंड सोशल वर्कर, कम्युनिटी लीडर, रूरल वेलफेयर। एंड अब हम बात करेंगे उनके कुछ स्पोर्ट्स एसोसिएशन मींस अवार्ड की, अचीवमेंट्स की, जो स्पोर्ट्स में भी हैं। यस, आई एम राइट। सो ही इज अ स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट एंड स्टेट लेवल प्लेयर, चेस, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस। प्रेसिडेंट हैं वो बरेली चेस एसोसिएशन के। अब बहुत कुछ है अभी जो मैं आपको इस पॉडकास्ट के जरिए बताऊंगा, लेकिन बिना किसी देरी के हम उन्हीं के मुंह से उनके बारे में जानते हैं। सो पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। हेलो सौरभ सर, कैसे हैं आप? आई एम गुड। सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल, सो मेनी अचीवमेंट्स, अभी तो बहुत कम मैंने बोली हैं। क्या एक्सपीरियंस आपका रहा है? और कुछ पहले मैं चलिए ये जानना चाहूंगा आपसे कि यूथ को आप क्या मैसेज देते हैं। पहले तो पहला ही क्वेश्चन मैं ये पूछता हूँ आपसे। देखिए, बहुत आपने इंटरेस्टिंग बात की। यूथ को मैसेज में सबसे एक लाइन में अगर जवाब है तो वो है डोंट गिव अप, नेवर गिव अप इन लाइफ। लाइफ विल पुट यू इन टफ सिचुएशंस। डरना नहीं है, भागना नहीं है कभी भी पीछे, और हमेशा डटे रहना है। ये मैं हमेशा कहता हूँ, कहता रहूंगा। Perfect. And sir, you are a founder of 2 CBSE affiliated schools. तो क्या विजन रहा है पहले तो, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार। पीपल आर थिंकिंग अबाउट टू ओपन अ स्कूल, जो कि आसान काम नहीं है। जी, एंड यू आर अ फाउंडर ऑफ दैट फॉर 2 schools. तो क्या वो विजन था उस एजुकेशन सिस्टम के पीछे? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इसके पीछे। मैं अगर थोड़ा समय लूंगा इसमें। जी। हम मेरी बर्थ एक्चुअली ग्वालियर में हुई थी। सिंधियास ग्वालियर के लिए जाने जाते हैं। सिंधिया फैमिली पूरा भारतवर्ष जानता है उनके बारे में, जिनके राजमाता सिंधिया से लेके माधव राव सिंधिया,
एंड देन करंट जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं जी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो लेगेसी सर। है। तो फॉर्चुनेटली हम लोग उनके क्लोज फैमिली में रहे, और वन फाइन डे इन द 90s माधवराव सिंधिया जी ने ये प्रपोजल रखा, या उनके ब्रेन वेव आया कि क्यों ना एक चेन ऑफ स्कूल्स खोली जाए ओके इंडिया में, क्योंकि एक स्कूल ऑलरेडी सिंधियास का ग्वालियर में चलता है, द सिंधिया स्कूल करके, ओके जो कि बहुत फेमस है, ठीक है लेकिन वो उनके ट्रस्ट के अंडर में है, तो उसकी कोई ब्रांच या फ्रेंचाइजी नहीं खुल सकती। ओके तो जब उनके ब्रेन वेव आया, तो फॉर्चुनेटली मैं तो यही कहूंगा कि उन्होंने हमसे डिस्कस किया इस बात को कि क्यों ना आप जो है इसको खोले बरेली में, एंड देन वील सी कि एक स्कूल के बाद फिर आगे भी और भी स्कूल्स जगह जगह खोले जाएंगे अंडर देयर अम्ब्रेला। ठीक है हम बहुत एक्साइटेड हो गए इस आइडिया को लेके, क्यों नहीं Okay. एक्साइटेड होंगे। तो फिर कहते हैं ना, जैसा भगवान की मर्जी होती है, जब ये प्रपोजल बन रहा था तो ईयर 2000 माधवराव जी पास्ट अवे इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश। ओके बड़ा एक इनफेमस इंसिडेंट हुआ था उस समय 2000 में, हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी डेथ हो गई थी। ओके अब वो उनके साथ साथ वो प्रोजेक्ट भी शेल्व हो गया, जी बात खत्म हो गई, हम भी शांत बैठ गए। जब शांत बैठ गए तो उसके फिर 2 साल के बाद करीब जो है उनके सन जो ज्योतिरादित्य हाँ जी, सिंधिया जी हैं, ठीक है जिनकी मैंने बात की, वो आए जब फोर फ्रंट पे, तो उन्होंने जो है इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन वो एक डिफरेंट विजन लेके आए। वो उनका ये नहीं मन था कि भाई हम कोई चेन ऑफ स्कूल्स खोलें या कोई मेरा इन्वॉल्वमेंट हो। उन्होंने हमारी फैमिली से बात करने के बाद ये कहा कि ठीक है, क्योंकि मेरे फादर ने ये बात की थी ओके और मैं अपने फादर की बात का ऑनर रखता हूं, तो मैं आपको अपने फादर की स्मृति में एक स्कूल खोलने के लिए कहूंगा। क्या बात है तो वो सिंधिया स्कूल का नाम जो है माधवराव सिंधिया पब्लिक स्कूल करके उन्होंने नाम दिया हमको। ये नाम उन्होंने ही दिया, एक आशीर्वाद का या कह लें एक परमिशन लेटर हमको दिया, जो आज भी मेरे पास है, साइंड बाय हिज हाइनेस ज्योतिरादित्य सिंधिया हिमसेल्फ। और उन्होंने ये मुझसे बात कही कि हम, मेरा रोल इसमें और कुछ नहीं होगा, ओके लेकिन आप अच्छी क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल कॉस्ट दीजिए, जिससे मेरे फादर की लेगेसी बनी रहे। और साथ में एक वायदा उन्होंने किया था कि अगर आपको लगता है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि बोले आपको अगर लगता है तो आपके इनॉग्रेशन में जब भी आप कहेंगे मैं आ जाऊंगा। क्या बात है ओके तो नाइस यहां से स्कूल की आपने पूछा जर्नी या विजन कहाँ से आया, ये विजन वहां से आया। एंड बहुत फॉर्चुनेट है हम कि ये हमको मौका मिला, और एक स्कूल की शुरुआत हुई, फिर उसके बाद जी दूसरा हुआ। और एक मैं करेक्शन जरूर करना चाहूंगा, आपने भी कहा 3500 बच्चे पढ़ा चुका हाँ हूं। जी यस 3500 बच्चे पढ़ते हैं एट वन टाइम, पढ़ा तो मैं लाखों चुका हूं, ओह क्योंकि माय गॉड 21 साल ओके में लाखों बच्चे पढ़ के निकल चुके हैं। क्या बात है हाँ, तो ठीक है आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि दैट लाखों इज बच्चे वेरी हमारे गुड स्कूल से नंबर पढ़ के निकल चुके हैं आज तक। क्या बात 3500 है एट गिवन टाइम, आज भी जैसे दैट इज द करंट दैट इज सिचुएशन द करंट सिचुएशन। हर माय साल गॉड 3500 बच्चे पढ़ते हैं, तो 21 साल में आप सोच ले सकते हैं कितने माइट बी नंबर्स अप्स एंड डाउन्स हाँ, आल्सो अप्स होते एंड डाउन्स रहेंगे करके, हाँ 1 लाख से ऊपर ही पहुंचेगा, ज्यादा ही गॉट पहुंचेगा। इट चलिए बहुत अच्छी बात है एंड दैट इज आल्सो कह लीजिए एक ऐसा टास्क जो भगवान ने आपको दिया है जी जी जी। एंड एक चीज मेरे को बताइए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप एजुकेशन को किस नजरिए से देखते हैं कैरियर के नजरिए से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के नजरिए से या एक सेवा के भाव से नहीं, मेरा मानना देखिए, ये मैं हमेशा कहता हूं कि एजुकेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड सेवा भाव होना चाहिए। शिक्षा का मंदिर जो हमारी भारतीय संस्कृति जी कहती है, मैं उस फिलॉसफी के ऊपर आज भी चलता हूं। वो बात अलग है कि आजकल बहुत कमर्शियलाइजेशन हो गया है स्कूल्स में, फीस बहुत बढ़ गई हैं, एग्री आप भी मानेंगे इस बात एग्री को सर लेके। एग्री अननेसेसरी बहुत इन्फ्लेशन है, थोड़ा मैं है मानता हूं, वो बट बढ़ेगा आने इतना वाले टाइम में इतना सर हाँ बढ़ ही रहा है, बट इतना भी नहीं है जितनी फीस कई जगह बढ़ रही हैं। ओके वो मैं उसके अगेंस्ट हूँ। मैं मानता हूं कि सेवा भाव से देखना चाहिए, और उतनी ही फीस या उतना ही बच्चे के ऊपर या पेरेंट्स के ऊपर टैक्सेशन होना चाहिए जी जितना रिक्वायर्ड हो। मैं एग्री तो उसी नजरिए से स्कूल को चलाता हूँ। और मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मेरी अच्छे गुड बुक्स में मेरे पेरेंट्स के रहता हूँ, इसीलिए क्योंकि मेरी थोड़ी हेल्पिंग हमेशा ही आदत हेल्पिंग रहती है। नेचर है आपका हाँ, मेरी आदत रहती है कि मैं किसी का दिल ना दुखाऊं। मेरे मेरे फादर हमेशा कहा करते थे कि आप
मौका हमेशा मिलना चाहिए, किसी को पैसे की वजह से उसकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, मौका छूटना नहीं चाहिए, वो बात मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ। वेरी गुड सर, एंड आई गेस इट्स वेरी इंस्पायरिंग वर्ड्स जो आपके फादर ने आपसे शेयर करे, जी। एंड ऑडियंस को भी ये चीज़ें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। देखिए एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अभी मैंने रिसेंटली आपकी जो मैं इन्फॉर्मेशन चेक करा था, आपके स्कूल को बेस्ट स्कूल इन यूपी का अवार्ड मिला है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो अचीवमेंट है दैट इज वेरी ह्यूज अचीवमेंट। जी, जी। ठीक है, दैट वी हैव डिफीटेड एवरी स्कूल्स, दैट इज द रीजन कि हमें बेस्ट स्कूल का अवार्ड मिला। क्या वो इंस्पिरेशन रही है, क्या वो डिसिप्लिन था, क्या था वो, जो आप एक एडवाइस बताना चाहेंगे ऑडियंस को? देखिए, मैंने जैसे कहा, एक तो ऑनेस्टी से काम करा हमेशा, ओके। और एक बहुत बड़ी वजह मैं मानता हूँ इसका, जो गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट का डिसीजन था बेस्ट स्कूल का अवार्ड देना, Okay. उसके बारे में मैं भी बताऊंगा आपको जी। कि कोरोना टाइम्स वर वेरी टफ, सबके लिए बहुत टफ टाइम्स थे, और उस समय बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने, आप ये कह सकते हैं कि सैलरीज नहीं दी, सैलरी कम दी, स्टाफ की बात करूं मैं एग्री अगर, सर। और बहुत सारे बच्चों की, अगर मैं स्कूल्स की बात करूं, बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई उसमें डिस्टर्ब हो गई, बच्चों को फीस की वजह से पढ़ाई रोकी गई, या उनको नाम कटाना पड़ा स्कूल से। लेकिन मेरी तरफ से ये कोशिश रही, एंड मैं कह सकता हूं मैं बहुत सक्सेसफुल रहा इसमें, कि किसी एक भी एम्प्लॉय की मेरी यहाँ से 1 रुपया नहीं कटा, सारी उनको ग्रेचुटी या जो भी उनके ड्यूज होते हैं वो सब मिले। कोई भी, आज ये मैं ऑन रिकॉर्ड पॉडकास्ट पे कह रहा हूं कि कोई मेरे पे ये नहीं कह सकता कि किसी का 1 रुपया रहा हो। ये एम्प्लॉयज की बात कर रहा हूं। अगर मैं बच्चों की बात करूं, तो मेरी जितनी जानकारी है उसमें कोई भी बच्चा फीस की वजह से उसकी पढ़ाई नहीं रुकी कोरोना में। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे स्कूल के लिए, और मुझे लगता है, बाकी पुराना रिकॉर्ड तो गवर्नमेंट ने जरूर देखा होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने उस बात को नोटिस किया, और यूपी गवर्नमेंट ने 2023 में जो है मुझे या मेरे स्कूल को नॉमिनेट किया बेस्ट स्कूल ऑफ द ईयर के लिए, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे। और गवर्नमेंट ये भी देखती है कि क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ रिस्पॉन्सिबल कितने हैं आप, सोसाइटी को कितना आप दे पा रहे हैं, टफ टाइम्स में आपने कितनी हेल्प करी सोसाइटी की। जी। देखिए, एक बात ये है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप अगर बच्चों से अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स को हैरेसमेंट हो रहा है, तो वो भी गवर्नमेंट नहीं मानती इसको। गवर्नमेंट का मानना, या मेरा भी मानना ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाना चाहिए, थोड़ा ह्यूमैनिटी होनी चाहिए अपने एग्री में। सर। तो वो हमने निभाई, उसका हमें फल ये मिला कि 2023 में, जैसे आपने अवार्ड की हाँ बात जी। करी, बेस्ट स्कूल ऑफ उत्तर प्रदेश का अवार्ड हमें मिला, जो कभी किसी को नहीं मिला था स्कूल को। दैट वाज द ओनली स्कूल हमारे स्कूल को मिला, एंड आई वाज इनवाइटेड टू लखनऊ, एंड जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने हाथों Oh से my मुझे God, वो अवार्ड that's दिया। great. तो ये मेरा बहुत जिंदगी का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, कि इतने साल की जो तपस्या कह सकते हैं या सेवा कह सकते हैं, वो मुझे धन लाई। रिवॉर्ड हुई या हाईलाइट जी। हुई, और ऐसा लगा कि मैं ठीक काम कर रहा हूँ। सरकार भी मानती है इस बात एग्जैक्टली को। सर, एप्रिसिएशन इज मस्ट इन लाइफ। अगर जी, ऐसी एप्रिसिएशन मिलती रहे, कॉन्फिडेंस बना रहता है, और माइट भी आपका विजन और ब्रॉड होता रहेगा जी, टाइम के साथ। राइट। और हम और स्कूल देखेंगे आपके नाम से सर, जो लेट्स आपके लेट्स सर, आपने नाम क्या बताया था अपने स्कूल का? माधवराव सिंधिया पब्लिक स्कूल, और जो आपकी जो दूसरी ब्रांच है उनका भी सेम उसका नाम भी है? सेम नाम है, तो सेम इसी नाम से हम और स्कूल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स होप ठीक है। सो। ठीक है। तो एक चीज तो चलिए ये होगी, और ऑफ कोर्स फीडबैक्स भी मैटर करते हैं, तो माइट भी हो सकता है फीडबैक्स गवर्नमेंट ने भी अपने एंड से इनिशिएट लिया हो, बिल्कुल। पेरेंट्स को रीच आउट करा हो, उनसे फीडबैक लिया हो, सो वो सब कुछ पॉजिटिव ही रहा। दैट इज द रीजन वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में आपके स्कूल को अवार्ड मिला। तो ये तो होगी चलिए स्कूल की बात। थोड़ा सा आपकी सोशल लाइफ पर शिफ्ट करते हैं, राइट? आप सोशल वेलफेयर, काफ़ी ऐसे सोशल वेलफेयर एसोसिएशन है जिनके लीडर भी हैं। कुछ मेरे को वो सोशल वेलफेयर के नाम भी आप बता दीजिए, और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेते हैं? एक इंसान अपने लाइफ में अपना या तो फिर बिजनेस संभाल सकता है वो, या घर वालों से को टाइम दे सकता है, लेकिन उसके साथ साथ सोशल काम भी करना, ये तो भैया बहुत मुश्किल है। आप बताइए कैसे नहीं, मैनेज करते एक्चुअली हैं? शुभ जी, आपने बात की, मैं इसमें अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूँ अपने प्रधानमंत्री श्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। ओके। और क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ इस वजह से नहीं, वो ओके। तो खैर हैं ही,
बट वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है, वो उन्होंने करोड़ों लोगों को, पूरी दुनिया को इंस्पायर किया है। दैट इज ट्रू। मैं उनमें से एक हूँ। और उन्होंने एक बात कहीं कही भी थी कि समय की कभी कमी नहीं होती है, अगर आदमी समय निकालना चाहे उसके पास हर समय समय ही समय है। वो 24 में से 18 घंटे खुद काम कर सकते हैं, 20 घंटे काम कर सकते हैं इस एज में भी, और उतने ही डायनेमिज्म से कर सकते हैं। तो हम तो फिर भी बहुत कम है उनके मुकाबले। लेकिन मुझे उस दिन ये लगा था, सोशल वर्क भी मैंने उनसे इंस्पायर होकर शुरू किया था। 2020 की बात है, लाल किले पे वो स्पीच देते हैं हर साल, 15 जी, अगस्त पे एग्री। प्रधानमंत्री देते हैं। जी सर। तो प्रधानमंत्री 15 अगस्त पे जब वो स्पीच दे रहे थे, तो नेचुरली उनका ओरेशन तो खैर कमाल का है। तो उन्होंने कुछ विमेन एम्पावरमेंट की बात की, ओके। और अपनी स्पीच में, अगर आप कभी यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको स्पीच मिल जाएगी। और उन्होंने कहा कि मैं महिलाओं के लिए कुछ करना चाहता हूँ, महिलाएं स्वस्थ होंगी, महिलाएं सशक्त होंगी, तभी हमारे देश का विकास होगा। उन्होंने एक ये बात कही, और ये बात पता नहीं क्यों, वैसे तो बहुत सत्य बात है, लेकिन पता नहीं उस दिन मेरे को दिल को एकदम लगी जाके, यार इस बात में बहुत गहराई है ओके। कि महिला सशक्त होगी अगर, तभी हमारा देश का विकास होगा। तो मैंने कहा मुझे भी कुछ इस क्षेत्र में विमेन एम्पावरमेंट पे करना चाहिए। तो आप ये समझिए शुभ जी कि उन्होंने उसके साथ एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग कही थी कि महिलाओं के स्वस्थ होने के लिए आज की तारीख में क्या सबसे ज्यादा चीज जरूरत है, बीमारी किस लिए होती है, महिला हाँ, क्यों नहीं रीजन अस्वस्थ होती, रीजन क्या रीजन है? उन्होंने जी, बताया था अपनी क्या स्पीच था में। वो? अब वो रीजन था सैनिटरी पैड का इस्तेमाल ना करना, या उनको उसकी जानकारी ना होना, या उस चीज को ना मिलना उनके लिए। सर दैट इज फॉर आई गेस टियर 2 टियर 3 सिटीज 4 हाँ, सिटीज तो इनमें हमारा ज्यादा है। हमारा हिंदुस्तान बहुत कुछ जो है गांव में अभी भी बसता है। एग्री, बिल्कुल हाँ, सर, और टोटली वहां एग्री। पे ये चीज नहीं, अभी फिर ओके। भी अभी टैबू माना जाता है। बहुत राइट, हम यू लोग कांट एडवांस हो गए डिस्कस हैं। प्रॉपर्ली। हाँ, वी आर वेरी एडवांस दैट जी। वे, बट स्टिल अभी भी लोगों में बहुत जो है अज्ञानता है, अभी भी लोग इसको बहुत टैबू मान के चलते हैं। तो जब उन्होंने ये बात की, तो मुझे लगा कि मुझे इस एरिया में काम करना चाहिए। बस वो वहां से मुझे इंस्पिरेशन आई, एंड मैंने सिंगल हैंडेडली उस दिन से शुरुआत की। और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि मैंने अपने घर पे आया, अपनी फैमिली से डिस्कस करा, तो मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। क्या बोले बात ठीक है, अगर तुम करना चाहते हो। मैंने बोले तुम क्या करना चाहते हो? तो मैंने कहा भाई मैं सैनिटरी पैड खरीदूंगा मार्केट से, और मैं गांव में जाऊंगा, उनको समझाऊंगा, और मैं मुफ्त में सैनिटरी पैड बांटूंगा। तो क्या बोले तुम बात है कर सर, पाओगे क्या बात। बीइंग ए मेल? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल कर पाऊंगा। उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस देखा, तो बोले ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें अगर जरूरत है मैं भी चल सकती हूँ, अदरवाइज तुम जाओ। अगर तुम, एंड आई सेड मैं अकेला जाता हूँ। अच्छा जी। तो हम ठीक है। अकेले पहुंच गए, पहले गांव में पहुंचे। गांव में पहुंचे साहब, तो ये लगा कि पता नहीं कौन अनजान पागल आदमी आ गया है। आपको फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। हम्म। और कुछ गांव वाले इकट्ठे हो गए, बोले सर आप क्यों आए हैं? मैंने कहा भाई ऐसी ऐसी चीज होती है। तो वर्चुअली आप विश्वास करिए कि वो मेरे को मारने को दौड़े। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, ये मतलब तो ये आप अकेले गए थे? दैट अकेला गया था टीम बिल्कुल, सर कोई कोई मतलब? टीम नहीं थी, अकेला गया ये था मैं रिस्क था बिल्कुल। बहुत बड़ा। हाँ, रिस्क था बस, लेकिन थोड़ा सा मैं इसी तरीके का इंसान हूँ, रिस्क टेकर हूँ हमेशा से लाइफ में, ओके। और डरता कभी नहीं हूँ किसी काम से। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आप कुछ फेल हो गलत जाऊंगा, थोड़ी कर रहे हैं, फेल हो ठीक है। जाऊंगा, फिर दोबारा कोशिश कर लूंगा। तो मैं जब गया वहां पे और ये सब हो गया, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अभी दोबारा ट्राई करेंगे। हम बचते बचाते वर्चुअली जान बचाते हुए अपनी वापस आ गए। फिर दूसरे गांव में गए, दूसरे गांव में भी कुछ कुछ ऐसी पोजीशन हुई, लेकिन एक दो लोगों ने सुना मेरी ठीक है। बात को। हाँ, एक दो लेडीज वहां इकट्ठी हो गई, मतलब पहली बार में शायद 4 लेडीज वहां इकट्ठी हुई। हमने उनको सैनिटरी पैड दिया। मैंने कहा ऐसा है, मैं अगले हफ्ते फिर आऊंगा, और फिर आप मुझे बताइएगा कि मेरे आने से कोई फायदा हुआ, आप लोगों को समझ में आया नहीं आया, आपको कुछ मदद हुई, और फिर अगली बार 4 की जगह और 40 इकट्ठा करने की कोशिश करिएगा। और उन्हीं शायद लेडीज ने फीडबैक हाँ, दिए होंगे अपने वो आसपास लेडीज की। ने फीडबैक देना शुरू करा। ओके। उस गांव में 4 की जगह 40 हुई। फिर जिस गांव में मुझे पहली बार कहाँ गया था, जहां मेरी पिटाई होने होते थे, बच बच गई गए थी। थे आप। ठीक है। तो वहां पे फिर मैं, वहां पे भी न्यूज पहुंच गई कि सर ये ऐसे ऐसे एक सर आते हैं। तो वहां पे भी कुछ पॉजिटिविटी आई। आप विश्वास नहीं करेंगे, विद इन फ्यू मंथ्स, 2-3 महीने में वो 40 के 400 लोग हो गए। क्या बात है। 400 लोग इकट्ठा होने लगे, भीड़ होने लगी।
और ये सिलसिला धीरे धीरे बढ़ने लगा और मैं गांव गांव घूमने लगा, एक गांव से दूसरे गांव, तीसरे गांव, ऐसे करके मैं गांव गांव घूमने लगा। और ये न्यूज़ स्प्रेड होने लगी कि एक ऐसे ऐसे सर आते हैं बरेली से और वो सैनिटरी पैड बांटते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और अगर ज़रूरत होती है तो कुछ और भी हेल्प कर देते हैं। और इस तरीके की वो न्यूज़, तो मेरा इंतज़ार होने लगा, बड़ी हिम्मत बढ़ गई सर। फिर हमने सैनिटरी पैड खरीदने के लिए मार्केट से खरीदते थे, तो फिर हमने एक स्टार्टअप वाले से बात करी। ऑब्वियसली इतने हाँ, अगर आपको इतने एक्स्ट्रा बल्क चाहिए तो हमें बल्क में एमआरपी चाहिए, रेट तो बहुत महंगा पड़ जाता बहुत होगा, महंगा पड़ रहा था। अब क्योंकि हम किसी से स्पॉन्सर तो करा नहीं रहे थे, राइट? तो हमने एक स्टार्टअप वाले से बात करी, भैया मैंने कहा भाई देखो हम ऐसा ये चैरिटेबल काम करते हैं, आपका भी काम चल जाएगा। वो भी बड़ा एक्साइटेड हो गया, उस बेचारे का स्टार्टअप था, तो हमने बूस्ट मिल गया उसको भी एक कांस्टेंट सप्लाई वो मिल गया, खरीदार मिल गया, उसका काम भी चलने लगा, हमारा काम भी चलने लगा। क्वालिटी कंट्रोल हमने रखा, हमने कहा भाई क्वालिटी हम चेक करेंगे, क्वालिटी चेक होती रही, सप्लाई बनती चली गई सर। ये सिलसिला चलता रहा, आज तक चल रहा है। आप ये समझिए कि पिछले 5 साल हो गए, अब लगभग 5 साल से ज्यादा ही हो गए, 2 लाख महिलाओं को, 2 लाख विमेन, मेरे पास रिकॉर्ड रहता है उनका अप्रोक्सीमेशन, नाम वगैरह प्रॉपर लिखते हैं हाँ आप मैं सारे कोशिश करता हूँ डेटा मेंटेन करने की। शुरू में तो हमें आइडिया नहीं था। और ये तो वो नंबर्स है जो रिटर्न है। हाँ 2 लाख महिलाओं से ज्यादा का ये मेरे पास रिकॉर्ड है जो मैंने उनको ये सेवा दी है। एंड सर द एक्सपीरियंस इज वेरी गुड एंड ये जो स्टेप आप ले रहे हो माइट बी एक ग्लोबल चेंज ला सकता है इफ यू आर डूइंग दैट। लेट सपोज अगर आपके साथ साथ और लोग आपके साथ जुड़ जाएं इस पर्टिकुलर अभियान कह लीजिए, तो कितनी लड़कियां, कितनी महिलाएं, कितना कुछ उनकी लाइफ में चेंज हो सकता है। और मोदी जी की जो बात तो फिर सच हो जाएगी। नहीं बिल्कुल, और मैं तो ये कहता हूँ, अच्छा इसमें एक और बात मैंने जोड़ी, हाँ जी। इसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल मैंने किया। मैंने पहले Okay. 1-1.5 साल तो मैं क्वाइटली करता रहा, ओके क्योंकि मुझे ये लगा कि मैं अगर ये चीज इसको एडवर्टाइज करूंगा तो लोग समझेंगे कि भी दान भी कर रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं और अपना बखान भी कर रहे हैं, एंड अपनी जो है ये सिर्फ दिखाने के लिए काम हो रहा है। तो मुझे 1-1.5 साल तो ये मैं करता रहा, किसी को नहीं मालूम थी ये बात, सिर्फ गांव वालों को मालूम थी जिनको ये फैसिलिटी मिल रही थी। फिर बाद में मैंने रियलाइज करा कि मैंने कहा अगर मैं इसे सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे डालना शुरू करूंगा, मे बी मेरे से देख के लोग इंस्पायर होंगे, राइट। तो और लोगों का बेनिफिट होगा। देखिए मैं Right. अकेला इंसान में कितनी कर सकता हूँ, जरूरत बहुत ज्यादा है। हम्म। हम जैसे लोगों की, हजारों लोगों की जरूरत है, करने ठीक है। वाले कम हैं और जरूरत बहुत बड़ी है। तो फिर मैंने इसे सोशल मीडिया पे डालना शुरू करा। फिर मेरे प्रेस वाले मेरे से कांटेक्ट में आए, मीडिया ने कांटेक्ट किया, सर आप क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा मैं ऐसा ऐसा काम कर रहा हूँ। फिर मेरे इंटरव्यूज छपने लगे। क्या बात है। हाँ फिर मुझे उन्होंने अनऑफिशियली एक पैडमैन का साहब टाइटल भी दे दिया। मैंने कहा भाई ये पैडमैन वगैरह मत बोलो मुझे, मैं इतना बड़ा कोई फिलंथ्रोपिस्ट नहीं हूँ, लेकिन आई एम प्राउड कि उन्होंने ही मुझे वो नाम दिया कि साहब ये हमारे बरेली के पैडमैन हैं। तो अच्छा लगता है, देखिए मोटिवेशन या कहीं अप्रिसिएशन अच्छा लगता है। बहुत सही। तो कुछ लोगों ने, हाँ मैं जरूर कहूंगा कि कुछ लोगों ने उस बात को मजाक में भी लिया कि ये क्या काम कर रहे हैं, लेकिन डरे नहीं सर। मुझे लगा कि ये काम मेरे दिल को सुकून देता है, इससे लेडीज के या बच्चियों के चेहरे पे मुस्कान आती है। और आज भी शुभ जी विश्वास करिए, मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है जब गांव में मैं जाता हूँ और उनके साथ में होली भी मनाता हूँ, मैं दिवाली भी मनाता हूँ, मैं ईद भी मनाता हूँ, मैं क्रिसमस भी मनाता हूँ, और मैं हर फेस्टिवल पे वो मेरा इंतजार करते हैं। होली मेरे बगैर इनकम्प्लीट है। अगर मैं जाके उनके बच्चों के साथ होली ना खेलूं तो वो बच्चे कहेंगे कि सर अभी आए नहीं, होली नहीं हुई हमारी। क्या बात है। दिवाली पे पटाखे अगर ना चलाऊं तो ऐसा हो नहीं सकता कि बच्चे मेरे को फोन ना करें या व्हाट्सएप ना करें या किसी भी माध्यम से मेरे तक खबर आ जाती है कि सर आप आए नहीं। तो यही सब कमाई है जिंदगी की, बच्चों के चेहरे पे खुशी देखना, उनको कुछ सुविधा देना। अगर हम किस लायक हैं, हमें भगवान ने कुछ बनाया है जी। और हम किसी भी एंड पे मदद कर सकते हैं तो क्यों ना करें। मैं सबको ये बोलता हूँ, जरूरी नहीं है कि आप लाखों या करोड़ों से ही मदद करें। मदद 10 रुपए से भी हो सकती है, मदद फिजिकल कंट्रीब्यूशन से भी हो सकती है। फाइनेंशियल नहीं अगर आप मदद कर सकते किसी इंसान की, तो आप फिजिकली जाके वहां खड़े हो जाइए, किसी की मदद कर दीजिए, किसी की अच्छा बोल दीजिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। एक मैं आपको ऐड करना चाहूंगा। एक मेरा ना अभी मैंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट करा, तो उन्होंने एक और अच्छी बात कही थी, अगर हमें हेल्प करनी है ना किसी की, जैसे आपने कहा फिजिकली नहीं कर सकते जी, फाइनेंशियली भी नहीं कर सकते, हाँ। एटलीस्ट कोई अगर उदास बैठा ना, एक स्माइल दे दो, अगर उसकी चेहरे पे मुस्कुराहट लिया है ना,
वो भी मदद है किसी की। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है। तो ये चीज मैं भी माइंड में रखता हूँ हमेशा हाँ, जब से नहीं उन्होंने कही बिल्कुल है। बिल्कुल। मैं तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी रील्स वगैरह ऐसे में शेयर करता रहता हूँ, जी। और जिसमें आप मेरी अगर कभी देखेंगे हाँ मेरे जी, सोशल हाँ मीडिया जी। हैंडल, कभी मैं उदासी की चीजें नहीं डालता। हंसता बहुत हुआ सही सर। चेहरा, हंसती हुई चीजें, लोग कहते भी हैं कि सर बड़ा अच्छा लगता है। बस मैंने कहा यही तो यही तो सर चाहिए एनर्जी, मुझे। एनर्जी पॉजिटिव है आपकी बहुत। पॉजिटिव रहना चाहिए। आई एम दैट वे वेरी पॉजिटिव। मैं आशावादी इंसान हूं, मैं अपने आप को ये कह सकता हूँ। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, कहता रहूंगा शायद, अगर ईश्वर ने जितनी भी जिंदगी दी है, कि रिमेन पॉजिटिव इन लाइफ। ऑब्स्टिकल्स बहुत आएंगे, जिंदगी का नाम है चैलेंज, लेकिन आप बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, भगवान आपकी मदद करेगा। बिल्कुल एंड सर। बी पॉजिटिव इन लाइफ हमेशा। सर एक चीज बताइए, अभी हम पॉजिटिविटी की बात करें, देयर आर मेनी पीपल इन द यूथ आई एम टॉकिंग अबाउट जो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड एंड माइंडसेट, एंजाइटी, इन सब चीजों को अपनी लाइफ में लेकर आ गए हैं। हम्म उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैंने जैसे शुरुआत में कही थी, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेंटल हेल्थ आजकल बहुत बड़ा इशू है। ये तो आपने बहुत एक बड़ी एग्री। इंपॉर्टेंट बात की। और आजकल बहुत स्ट्रेसफुल टाइम्स भी हैं। देखिए थ्योरेटिकली अगर मैं बात कहूँ तो जो वो बात आती है कि साहब नेवर गिव अप और डटे ये रहिए, तो मोटिवेशन ये की बात है मोटिवेशनल सर, की देखिए बात है। लेकिन ठीक अगर है। मैं प्रैक्टिकल बात करूं, वेरी प्रैक्टिकल, जैसे आपसे अभी ऑफ द रिकॉर्ड बात भी हो रही थी, कॉर्पोरेट लाइफ की बात हो हाँ रही जी, थी, हाँ जी। वेरी टफ। राइट सर। मेरा बेटा खुद आज कॉर्पोरेट जॉब में है। आई कैन अंडरस्टैंड कि कितनी टफ लाइफ है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत प्रेशर है। उनको मैं यही सलाह देता हूँ हमेशा कि देखिए एक तो पॉजिटिव रहिए, तो बहुत जरूरी है, बट इफ यू आर फेसिंग एनी टाइप ऑफ मेंटल इश्यूज, तो कोई टैबू की बात नहीं है, आप कंसल्ट एक्सपर्ट। आजकल बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तक कंसल्ट करते हैं। डू गो टू अ काउंसलर, एंड इफ रिक्वायर्ड अगर मेडिकेशन भी जरूरी तो वो भी करिए। इसमें कोई टैबू नहीं है। आज से कोई आपको पागल नहीं कह देगा कि अगर आपको मेंटल इशू है। इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ टुडेज एज, ये मैं मानता आज है हूं। कल नहीं है। आज यहाँ, और अगर आप इस समय इसको रेमेडी नहीं करेंगे तो आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी आपको। ओके। सेलिब्रिटीज कर रहे हैं, अगर आप सेलिब्रिटीज के पेजेस देखें, बहुत सारे लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हमको ये प्रॉब्लम थी, एंजाइटी की थी, पैनिक की थी, एंड दे टुक जी। मेडिकेशन एंड दे आर नाउ परफेक्टली फाइन। हाँ, थ्योरेटिकल बात अगर मैं करूं तो वही वाली बात आती है कि नेवर गिव अप, मुस्कुराते रहिए। लेकिन देखिए बहुत बातें सब अच्छी हैं, लेकिन कुछ जगह हेल्प एक्सपर्ट्स लेनी चाहिए सर। एक्सपर्ट्स एंड हेल्प इज रिक्वायर्ड, राइट वो सर, ठीक जरूरी है। है। आप एक चीज बताइए, मानव सेवा संस्थान जी ये आपकी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करती है? आप इनकी इसके चीफ हैं? हाँ, मैं इसका चीफ पेट्रन हूँ। चीफ पेट्रन। जी बताइए थोड़ा सा इसके बारे में फिर। हाँ, ये भी एक सेवा संस्थान है, जैसे ओके। सोशल वर्क है। तो ओके। इसमें इसके अंडर में बहुत सारे जैसे गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम होता है। ओके। हाँ, जहाँ बच्चों के पास पैसा नहीं है जी। उनको हम मुफ्त पढ़ाई के लिए पैसा देते हैं या उनका एडमिशन कराते हैं। गर्मियों सर्दियों में कपड़े बांटने का काम करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये वो संस्थान है, ये वो जगह है जहाँ कोई भी जरूरतमंद अपनी प्रॉब्लम लेके आ सकता है। टेलीफोन नंबर सर्कुलेट रहते हैं, और हमारी टीम, जो हमारी जो सेवा संस्थान की टीम है, वो ऑल ओवर बरेली रहती है। उनके सारे टेलीफोन नंबर्स हैं। मैं खैर ऑफ कोर्स उसको कोऑर्डिनेट करता हूँ, और जहाँ जो जरूरत होती है वो हम लोग करते हैं। और मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे बच्चे, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि वो अच्छी बात नहीं है, जी। लेकिन बहुत सारे बच्चे मुफ्त शिक्षा ले रहे हैं हम लोगों के द्वारा, बहुत सारे स्कूल्स में, जिनकी फीस हमारा संस्थान देता है। क्या और बात है। हाँ, जिसमें किताबें, जिसमें ड्रेसेस, मतलब A to Z पढ़ाई का पूरा जिम्मा हमारे ऊपर है उस बच्चे का वो। और उसके साथ साथ कई घर ऐसे हैं जहाँ पे बीमारी होती है, तो हम उन हॉस्पिटल से भी टाई अप करके रखा हुआ है जहाँ हम उनका मुफ्त इलाज करवाते हैं। अगर कोई इलाज का पैसा होता है तो वो हमारा संस्थान देता है। उनके ऊपर कोई भी जो है फाइनेंशियल बर्डन हम नहीं आने देते। ओके। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हम लोग करते हैं। उसके अलावा बहुत सारी प्रैक्टिकल कभी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कुछ लोगों के साथ। जैसे मैं हाल ही फिलहाल की बात बता रहा हूँ, एक कुछ फैमिली थी, उनका राशन कार्ड में प्रॉब्लम थी, उनको अनाज नहीं मिल रहा था। बहुत छोटी सी बात है सुनने में, ओके। लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। जी। तो हमने उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट कर दिया। अगले दिन उनको राशन मिलना शुरू हो गया। तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी हमारे साथ आती हैं और हम उसको सॉर्ट करते हैं, लोगों की जिंदगी बेटर हो जाती है। इट्स लाइक सर जनरल हेल्प। जनरल अगर हेल्प कोई कुछ नहीं कर पा रहा, कैपेबल है लेकिन कर नहीं पा रहा, तो आपकी संस्था उसको सपोर्ट कर देती सपोर्ट है। करते
एंड दैट इज वेरी गुड सर, हर देखिए कोई नहीं नाम, कर सकता। देखिए नाम भी उसका ही है, मानव सेवा, मानव संस्थान, मानव सेवा सेवा संस्थान, तो संस्थान, वो ठीक यही है। है, सेवा भाव है, और लोगों की सेवा करने के लिए हमने वो संस्थान तभी मैंने बनाया। पूछा आपसे कि एग्जैक्टली इसको आप ही डिस्क्राइब कर जी सकते हैं। जी। ठीक है, अब कुछ बात करते हैं आपकी स्पोर्ट्स जर्नी के हाँ बारे जी, में। हाँ जी, हाँ जी। फिटनेस लवर है आप पहले, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपने चेस, क्रिकेट, बैडमिंटन और टेबल टेनिस को स्टेट लेवल पर रिप्रेजेंट किया है। जी 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 तो जी। स्पोर्ट्स ने आपकी पर्सनालिटी को कैसे शेप किया है, ये मैं जानना चाहूंगा। देखिए स्पोर्ट्स एक इंटीग्रल पार्ट है हर एक की जिंदगी का, मैं मानता हूँ ये, ठीक और है। हिंदुस्तान में तो खैर बहुत ज्यादा इसका शौक है बच्चों में। जी। आजकल वो बात अलग है कि वीडियो गेम्स और मोबाइल्स ने बहुत चीजें बहुत डिस्टर्ब करी है डिस्टर्ब सर। कर दिया। हाँ, बड़ा। मतलब स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, बच्चे बाहर नहीं जाते खेलने, घर में ही रहते हैं। हाँ, ये मैं बहुत हमेशा इस गलत है बात सर। को लेके कहता भी रहता हूँ, लेकिन बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर है हम्म। आजकल माँ बाप की वजह से। मैं माँ बाप से भी कहता हूँ, बच्चों पे इतना प्रेशर मत डालिए, और उनको आउटडोर गेम्स खेलने दीजिए, लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली। पता नहीं डर बढ़ गया है, क्या हो गया आज की डेट में कि पेरेंट्स को इतना डर, हमारे टाइम में तो नहीं था। देखिए मैं बताऊँ इसकी वजह बताऊँ, क्योंकि मैं जी। स्कूल से एसोसिएटेड, इसलिए मैं कह सकता हाँ जी। हूँ। बच्चों के ऊपर प्रेशर इसलिए बहुत बढ़ गया है क्योंकि उनको ये मालूम है कि 12th के बाद जो है हमको एक कंपटीशन में 250 सीटें ही हैं। अब उसमें से अगर हम नहीं आएंगे तो हम फिर आगे, हमें कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा, कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा तो हमें अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये चेन है, इसलिए बच्चों को आप बिलीव करिए 8 से 9 से जो है वो स्पेशलाइज कोचिंग में लगा देते हैं। पेरेंट्स, मैं मना करता हूँ ये मत करिए कि आप, हाँ, क्लास स्कूल के कि बाद स्कूल के बाद कोचिंग आप तीन स्टार्ट हो तीन रही घंटे है। कोचिंग कर रहे हैं पेरेंट बच्चे। बताइए, बच्चे का तो बचपना सब चला गया। क्या लगता है कि कोचिंग कब से प्रोवाइड करनी कोचिंग चाहिए? होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अगर प्रॉपर स्कूल है, जैसे मेरा स्कूल हाँ है, जी, हाँ जी, मैं अपने ठीक है। स्कूल की अगर बात करूं तो मेरे यहाँ जो स्कूल का करिकुलम है उसी के साथ जो है नीट जेई की तैयारी साथ में कराई जाती है। क्या बात है। तो लेकिन वो बात अलग है कि उसके अलावा आपको हेल्प चाहिए तो आप, यू आर फ्री, हम रोक नहीं सकते हाँ, किसी को। वी आर जस्ट गिविंग यू एडवाइस, वी आर लेनी गिविंग यू आपके ऊपर एडवाइस है। कि आप जो है मत कोचिंग कराइए। हाँ जी। आप स्कूल में अगर बच्चा 100% अटेंडेंस देगा तो आपको कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी मैं देता हूँ। लेकिन होता ओके। क्या है, मैं आपको फ्रैंक बताऊं, बहुत सारे स्कूल्स में ये होता है कि बच्चों को, माँ बाप जो है बच्चों को स्कूल्स में कम भेजने लगे हैं, स्पेशली आफ्टर कोरोना। पता नहीं क्या हुआ है, माइंडसेट चेंज हुआ है। अच्छा, नंबर्स हो, हाँ, एब्सेंट के नंबर्स बढ़ गए हैं। एब्सेंटीज बढ़ गए हैं। ओके। हाँ, जो अटेंडेंस 100% होती थी वो जो है 80% रह गई, जो 80% थी वो 60% रह गई, जो 60% थी 40% है। ये 20% कम से कम डाउनफॉल आया है अटेंडेंस में हर स्कूल में। ये मेरे स्कूल की बात नहीं, हर स्कूल की बात है। मैं तो फिर भी फॉर्चुनेट है, मेरे यहाँ फिर भी अभी भी अच्छी अटेंडेंस है। और उसकी वजह ये हो रही है कि कोचिंग पे दारोमदार बढ़ता चला जा रहा है पेरेंट्स का। ओके। वो स्कूल ना भेज के कोचिंग में भेज रहे हैं बच्चों को, और कोचिंग में खैर फाइनेंशियली भी बहुत टैक्सिंग है, और बच्चे को वैसे भी बहुत फिजिकली और मेंटली बहुत टैक्सिंग है। पहले तो कम से कम 6-6 घंटा वो कोचिंग में बैठ रहा है, और उसके बाद उसको फिर सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिल रहा, और इतना प्रेशर इतनी अर्ली एज में, मेरा मानना ये है कि हम्म। ये सब उसको मेंटली डिस्ट्रॉय करता है। और इसलिए जो आपने खेलों की बात की, मैं वहां से आ गया कि खेल क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं। वो इसलिए डिस्टर्ब हो रहे हैं कि बच्चे के पास टाइम ही नहीं है, वो खेलेगा कब बेचारा। तो सर दैट इज द रीजन कि हमारे इंडिया में जो स्पोर्ट्समैनशिप है वो कम होती जा कम रही है, होती जा रही है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। हमारे यहाँ टैलेंट बहुत है। मैं अभी आपसे बात करता हूँ उसके खेलों के बारे में, और भी जी। मैं देखता हूँ टैलेंट बहुत है, लेकिन बस वही एक इशू है कि बच्चों को मौके कम मिल पा रहे हैं क्योंकि उनके पास टाइम कम है। टाइम कम होने की वजह से जो है बच्चा, मैं कई बार देखता हूँ कि सर में आते हैं बच्चे के, सर हम ये करना चाहते हैं, ये खेलना चाहते हैं। कई बार ये भी आते हैं बच्चे कहते हुए, सर आप मम्मी पापा से बात कर लीजिए, उन्हें मनाए कि उन्हें मेरे मना को लीजिए खेलने दिया कि करें। हमें खेलने दें। अब मैं बड़ी ऐसी सिचुएशन में कभी कभी फंस जाता हूँ। अब मैं भी ये भी सोचता हूँ कि एक पेरेंट का माइंडसेट भी सोचता हूँ। कभी बार मेरी बार एक बार पेरेंट से बात हुई, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। बताइए। हाँ, तो मैंने उनको बुलाया, वो बोले सब बच्चा है, बोले सर आप मम्मी पापा को बाहर भेज दीजिए। मैं मेरे मेरे ऑफिस में आया, मैंने कहा ठीक है। मैंने उनको पेरेंट से रिक्वेस्ट करी, सर आप बैठिए, मैं बच्चे से अकेले में बात करना चाहता हूँ। तो बोले सर मैं, तो बच्चा आया मेरे पास, 11th में था वो। बोले मैं सर क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, और अच्छा क्रिकेट खेलता था। तो मैंने कहा अच्छा बेटा, तो क्या प्रॉब्लम है? बोले मम्मी पापा मुझे खेलने नहीं देने देते, वो कहते नहीं क्रिकेट टिकेट में कुछ नहीं रखा है, तुम्हें पढ़ाई करनी है, मैं तुम, तो बोले तुम्हें तो डॉक्टर बनना है। मैंने कहा बेटा तुम्हारा क्या मन है? बोले नहीं मुझे तो डॉक्टर में कोई इंटरेस्ट नहीं है,
और मुझे तो सिर्फ क्रिकेटर बनना है। जी। अब मैं उसकी प्रॉब्लम भी समझ रहा हूँ। हम्म। उस बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है, वो कह रहा है मैं क्रिकेट ही खेलूंगा। मैंने उससे बात करी, मैंने कहा अच्छा मैं पेरेंट्स से बात करता हूँ। अब मैंने उसके बाद पेरेंट्स को अंदर बुलाया। अब पेरेंट्स क्या कहते हैं, आप देखिए इंटरेस्टिंग बात। बोले सर आप एक बात बताइए, आप दिल पे हाथ रख के बात बताइए, इसमें इतना कैलिबर है कि यह क्या सचिन धोनी बन जाएगा? मैंने कहा देखिए सचिन धोनी जैसा तो कोई नहीं बन कोई सकता है, नहीं, वो ऐसा एक नहीं कि अलग हाँ, अलग पर्सनालिटी। पर्सनालिटी है। हाँ। लेकिन मैं नहीं कर। बोले सर आप गारंटी देते हैं इसका करियर बन जाएगा, इसकी रोजी रोटी चल जाएगी? मैंने कहा गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं, गारंटी किसी भी नहीं, डॉक्टर बनेगा नहीं अच्छा बनेगा, डॉक्टर मैंने कहा बनेगा, किसी खराब चीज की बनेगा, किसी गारंटी नहीं है। की गारंटी नहीं है सर। बोले सर फिर भी अगर हम जो लाइन चूज कर रहे हैं उसमें एटलीस्ट कुछ तो पॉसिबिलिटी है। ये जो लाइन चूज करने की बात कर रहा है इसमें तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटी, सक्सेस रेशियो कम है। सक्सेस रेशियो बहुत कम है। जी। अब मैं फंस गया, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं उनको आइडियलिस्टिकली बोल सकता था कि जो बच्चे को मन हो वो करने दीजिए आप, लेकिन मैं उनकी एज अ पेरेंट में उनकी, और मिडिल क्लास फैमिली, बोले सर हमारे बच्चा अगर नहीं कर पाता हम क्या करेंगे, हम तो इसे कोई बिजनेस में नहीं करा सकते। तो उनकी प्रॉब्लम भी समझ के, तो ये आजकल के मिडिल क्लास की प्रॉब्लम है इंडिया में। सीट्स नहीं है, कॉलेजेस कम हैं, जॉब्स कम हैं, माँ बाप भी बेचारा क्या करे, वो कैसे बच्चों को खेलने में ज्यादा मौका दे दे। उसको ये मालूम है कि खेल तो थोड़ी देर टाइम का है, आगे तो जिंदगी में उसे जॉब करनी है। हर एक कोई सचिन धोनी, विराट कोहली या कोई भी विश्वनाथन आनंद नहीं बन सकता। तो वो क्या करेगा बच्चा आगे जाके? बहुत सही बात की, एंड दिस इज रियलिटी ये सर। रियलिटी है सर, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन अब मैं उस समय वाकई में धर्म संकट में था, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने दोनों को यही कहा कि भाई जैसा आप लोग को ठीक समझे करिए। मैं यही कह सकता हूँ, एंड में मैंने बच्चे की साइड ली, मैंने बच्चे की साइड ली। ये बात मैं आपको आज शेयर कर रहा हूँ। शायद बच्चा भी कहीं ना कहीं खुश हो गया होगा, हाँ, बच्चा है ना? खुश हो गया। मुझे लगा कि बच्चे को अपने मन की कर लेनी चाहिए, लेकिन मैंने उससे ये जरूर कहा एंड में, मैंने कहा कि बेटा बैकअप प्लान हमेशा रखो। और उस दिन से मैं हाँ। सबको ये बात बोलता हूँ। अच्छा सर, एक वैसे बात देखिए, अगर सक्सेस रेशियो की बात करें क्रिकेट में, ठीक है अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे आ रही हैं, टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, लीग्स आ रही है, आईपीएल इज द बिग एग्जांपल फॉर दैट कि जितने स्टेट प्लेयर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सो धीरे धीरे कह सकते हैं कि सक्सेस रेशियो बढ़ रहा है, बट उस वास्ट लेवल पर नहीं है इफ वी कंपेयर टू द एजुकेशन फील्ड सर। आप देखिए ना आईपीएल में कितने कितने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, आप बताइए। चलिए आईपीएल की हम बात कर लें, सर 8 टीमें हैं, 8 टीमें हैं, 16 प्लेयर लगा हाँ, लीजिए, 16 प्लेयर लगा दीजिए, 8 मतलब 100 प्लेयर से ज्यादा का 100 150। अगर यहाँ 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, हाँ सर, उसमें 100 या 150 लोगों को कुछ पैसे मिल जाते हैं, अच्छे पैसे मिल जाते हैं। बाकी खिलाड़ी तो बहुत है, उनका क्या होता है? कुछ नहीं मिलता। दे विल ट्राई फॉर द नेक्स्ट ईयर, They'll try for the next year, फिर नेक्स्ट ईयर, अभी गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं। मैं स्पोर्ट्स लवर हूँ, स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट हूँ, लेकिन बड़ी अलग सी बात मैं कह रहा हूँ। ये हार्श फैक्ट ऑफ लाइफ है, ये हार्श फैक्ट ऑफ लाइफ है। ये इंडिया की, आप कह सकते हैं हमारी मजबूरी है। हमारी इतनी पॉपुलेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है हमारे पास, जिसकी हालांकि बहुत गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है। बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, लाइक जैसे इतने सारे मैंने आपको एग्जांपल दिए, कॉमनवेल्थ गेम्स भी जब आता है, ओलंपिक्स आता है, इंडिया इज सेंडिंग गुड प्लेयर्स, सो अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, लेकिन उस वास्ट लेवल पर नहीं है जिस हिसाब से होनी चाहिए। ये तो रियलिटी है सर। चलिए इस पर नहीं बात करते, हाँ, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे कभी बात फिर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप जैसे इतनी सारी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, तो यूथ को आप कोई ऐसा एग्जाम्पल अपनी लैंग्वेज में समझा दीजिए कि जिससे वो समझ पाए कि एक्चुअल में बैकअप प्लान क्या होना चाहिए और उनको फोकस कहाँ रहना चाहिए। थोड़ा क्लियर वर्ड्स में मेरे को बता दीजिए बस। देखिए, मैं जैसे आपने कहा मैं बहुत सारी एसोसिएशंस का प्रेसिडेंट हूँ। पहले तो मैं बता दूं, मैं बरेली चेस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, बरेली आर्म रेसलिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। जो आर्म रेसलिंग एक इंटरेस्टिंग स्पोर्ट है, जिसे हिंदी में आप लोग पंजा लड़ाना कहते हैं। बचपन में सब लोग पंजा लड़ाते थे, ऐसे करके रख के हाथ और पंजा लड़ाना। आपने भी शायद लड़ाया बहुत होगा। लड़ाया हमने। तो वो एक स्पोर्ट है, ठीक है, दैट इज ए रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट, और गवर्नमेंट उसको मान्यता देती है। तो उसका फेडरेशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। हाँ, और एक बड़ी इमोशनल मतलब एक चीज है, वो है पैरा एथलीट्स, जो दिव्यांग होते हैं, डिसेबल्ड होते हैं, उनकी एक एसोसिएशन है, पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन, उसका भी मैं प्रेसिडेंट हूँ।
क्या बात है। हाँ, तो ये कुछ हैं एसोसिएशंस। उसके अलावा टाइक्वांडो एसोसिएशन का मैं पेट्रन हूँ, सेपक टैक्रा का मैं पेट्रन हूँ, और भी कुछ गेम्स हैं। तो कहने का मतलब ये काफ़ी सारी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं हमेशा बच्चों को यही कहूँगा कि भाई अगर आप स्पोर्ट फॉलो कर रहे हैं तो पहली बात तो उसको डेडिकेशन और टाइम दीजिए आप। जितना भी आप टाइम दे सकते हैं, अगर आप 1 घंटा दे सकते हैं तो 1 घंटा ईमानदारी से दीजिए। ये नहीं कि आप घर से निकले और घर से निकलने के बाद आपने कहा कि मैं पेरेंट्स से कि मैं खेलने जा रहा हूँ और हो कुछ और रहा है। वो नहीं होना चाहिए। अगर आप ट्रू में स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, कोई भी स्पोर्ट हो, मैंने 4-5 लिए लेकिन और भी स्पोर्ट हो, तो एक तो डेडिकेशन होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। ये 2 चीजें जरूर होनी। साथ में मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जबकि मैं स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ, तभी कि पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज मत करिए। ये आपकी बैकअप प्लान हमेशा होना चाहिए आपके पास, कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा। क्योंकि अल्टीमेटली अगर कुछ भी नहीं हुआ तो कम से कम आपके पास क्वालिफिकेशन तो है, आप अपनी जिंदगी तो चला सकते हैं। वैसे देखिए, ब्रेड एंड बटर इज वेरी नेसेसरी टू फॉलो योर पैशन। पैसा तो चाहिए अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, तो पैसा बनाने का तो बैकअप होना चाहिए सर। ये बहुत अच्छी बात मेरे मुंह से निकल गई। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया बात की यार ये। आपसे इंस्पायर हो गया ना मैं आपकी बात सुन के। मैंने कहा हाँ, बात तो सही है, ब्रेड बटर इज वेरी नेसेसरी। आपको अगर आप कमाने को कुछ होगा नहीं, आपके पास होगा नहीं, तो आप कैसे पैशन फॉलो करोगे? ये बात तो बिल्कुल आपने ठीक है। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। आपने 4 गेम्स की बात करी कि मैंने स्टेट तक पहुंचा, मैं उन 4 गेम्स के, मैं आगे अपनी लाइफ में नहीं परस्यू कर पाया। ऐसा ये भी पूछना है मैंने, क्यों ऐसा, क्या ये ऐसा रीजन क्यों हुआ? क्योंकि मैं उस समय एक ऐसी एज पे था कि मेरे फादर को मेरी जरूरत पड़ी बिजनेस में। ओके। एंड ही नीडेड अ सपोर्ट। बहुत यंग एज में मेरे ऊपर ये बर्डन आ गया उस समय कि मैं जो है अपनी सारे पैशन को छोड़ के और मुझे जो है बिजनेस में इन्वॉल्व होना पड़ गया। तो मेरे फादर ने कहा भाई मैं तो नहीं अफोर्ड कर सकता इस समय, अफोर्ड एज इन तुम्हें नहीं हाँ जी। भेज सकता कि भाई तुम जाके, क्योंकि सिलेक्शन हो गया था मेरा और मेरे को बाहर जाना था खेलने। आई स्टिल रिमेंबर, क्रिकेट के लिए सिलेक्शन हो गया था, कुछ और भी जगह सिलेक्शन हो गया था कि भाई बच्चे को बाहर भेजना पड़ेगा। मेरे फादर ने मुझसे कहा, तो आई टुक इट एज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नहीं, मेरे फादर को मेरी ज़रूरत है, बिजनेस को मेरी ज़रूरत है। तो मैंने कहा ठीक है, हम स्पोर्ट्स नहीं फॉलो करेंगे। तो वो स्पोर्ट्स मैंने वहीं छोड़ दिए सारे। अनफॉर्चुनेटली वो दिल की दिल में रह गई। क्या लगता है सर, अगर, सॉरी आपको काट रहा हूँ, अगर वो जो सौरभ सर उस टाइम अगर अपने स्पोर्ट्स को फॉलो करते जो आज आप यह इस स्टेज पर है, क्या इससे ज्यादा होते या पीछे होते, क्या लगता है आपको? अब ये तो शायद भगवान ही जानता है मेरे ख्याल में कि क्या होता नहीं होता। बट मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मैंने डिसीजन लिया वो बहुत अच्छा लिया। वजह मैं बताऊं, बड़ी स्ट्रेंज सी बात मैंने, बड़ी आपको हो सकता है ये एक्सपेक्टेड नहीं हुआ जवाब, लेकिन मुझे ये इस बात की आज खुशी है जी कि जब मेरे फादर को मेरी जरूरत थी तो मैं उनके साथ खड़ा था। देखिए, एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? अपने पेरेंट्स की सपोर्ट करना। एक पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? अपने बच्चों को सपोर्ट करना। मेरे फादर को मेरी जरूरत थी, स्पोर्ट चल कोई बात नहीं, हम नहीं खेल पाए, लेकिन मैंने अपने फादर के साथ खड़ा हुआ। और आज जो भी मैं बन पाया, जो भी थोड़ा बहुत जिंदगी में अचीव किया, वो सिर्फ उन्हीं की गाइडेंस और उन्हीं की सपोर्ट की वजह से किया। हो सकता है मैं क्रिकेट, टेबल टेनिस में, ये जो भी स्पोर्ट थे, मैं जाता और शायद ना बन पाता, तो मैं क्या करता? मैं फादर को भी डिसअपॉइंट करता और मैं वहां भी कुछ नहीं कर पाता। कोई गारंटी तो थी नहीं। आई वॉज वेरी गुड एट इट, एट द स्पोर्ट्स, आई स्टिल मेंटेन, मैं बहुत अच्छा खेलता था, लेकिन कोई गारंटी नहीं थी उस समय। तो आज से 45 साल पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर और अपॉर्चुनिटीज और भी कम थी। आज तो फिर भी बहुत है। तो क्या गारंटी थी? अफसोस जरूर है आज भी। मैं जब कभी कभी सोचता हूँ, शायद इसलिए मैं इतनी सारी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा रहता हूँ, शायद मैं इसलिए बच्चों को इतना प्रमोट करने की या गाइड करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे दिल में वो बात है जो 45 साल पहले मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। तो मैं आज ये बच्चों में देखता हूँ और मुझे लगता है इनको बेचारों को मिल जाए, इनकी जिंदगी में ये आगे बढ़ जाए। वो मेरे दिल में एक बात है आज भी। लेकिन यार असर, आप देखिए, आप आज भी उन चीजों से जुड़े हुए हैं जी। ये भी आपकी किस्मत कह लीजिए कि आपने वो चीजें छूट गई, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजों ने आपको पकड़ा हुआ है आज भी। हाँ, तो ये भी अचीवमेंट है सर। हाँ, ये अचीवमेंट है। ये मुझे भगवान ने मौका दिया। मैं तो ये कहूंगा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे भगवान ये मौका देगा। और आपको मैं ये और भी बताऊं, मेरे पास और भी बहुत सारी एसोसिएशंस के ऑफर हैं
जो मुझे ज्वाइन करने के लिए मुझे दे रखे, मैं उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ जितनी मैं हैंडल कर पाऊँ, क्योंकि परफेक्ट, एग्री सर। क्योंकि भाई देखिए, मैं ये नहीं चाहता कि मैं बहुत सारी एसोसिएशंस का प्रेसिडेंट बन जाऊं और फिर जो है मैं काम ना कर पाऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी भी मेरे पास हैं और हो सकता है एक आध दो मैं उसमें से एक्सेप्ट करूं भी, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि मैं कुछ स्पोर्ट्स को कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं। जो मेरा एक पैशन है जी। या जो मैं जिंदगी में करना चाहता था नहीं कर पाया, और जो जो दिल में है कहीं, तो एटलीस्ट वो कमी जो है मैं दूसरों बच्चों में को सपोर्ट करके या गाइड करके या उन्हें मौके देके मैं कर पा रहा हूँ। ठीक है, क्या पता सर उनके सपने अगर पूरे हो गए तो वही शायद मैं यही सोच, सेटिस्फैक्शन आपको मिल जाए। हाँ, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ जी। अब अभी पैरा स्पोर्ट्स की मैंने बात करी, जी। दिव्यांग खिलाड़ियों की बात की, थोड़ा इमोशनल होता है, उनको आप देखें तो बड़ी तकलीफ होती है कई भी एट टाइम्स, बट कभी कभी बड़ी प्राउड फीलिंग होती है उनको देख के भी कि इतनी सब डिसेबिलिटी के बाद वो बच्चे या वो खिलाड़ी जो है आगे बढ़ना चाहते हैं और कर रहे हैं। ओके। तो आई एम वेरी हैप्पी कि अभी रिसेंटली मैंने मेरी एसोसिएशन में 2 खिलाड़ियों को हम लोगों ने आगे बढ़ाया, स्पॉन्सर किया, तीसरा भी पाइपलाइन में है, एंड वो 2 खिलाड़ी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन श्रीलंका इन क्रिकेट, इन पैरा? इन पैरा पैरा एथलीट, पैरा स्पोर्ट्स में, माय गॉड, क्रिकेट में दैट्स ग्रेट सर। 2 खिलाड़ी हैं। वो अभी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो हमारी एसोसिएशन से हमने उनको जो भी फाइनेंशियल एड वगैरह जो हेल्प दे सकते थे वो दी उनको, एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया। दैट इज अ वेरी सेटिस्फाइंग एंड अ वेरी प्राउड फीलिंग फॉर अस कि चलिए हमारे मार्फत 2 गज। और तीसरा अभी वो पाइपलाइन में, और मोस्ट प्रॉब्ली भगवान ने चाहा तो तीसरा एक और नाम जोड़ने वाला है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा होप क्रिकेट फॉर द में। बेस्ट सर, एंड डेफिनेटली आवर विशेस आर विद यू। एंड ऐसे बहुत नाम आएंगे, अभी तो 3 नाम अगर आए हैं जी तो जी शायद जी और भी नाम अभी देखने जी। को मिलेंगे, बिकॉज ऑफ योर इंस्पायरिंग नेचर एंड माइट बी योर हेल्पिंग नेचर जो उनकी आज हेल्प कर रहा है। एंड ऑडियंस डेफिनेटली जुड़िए सर से, जो लोग सर को देख रहे हैं दे कैन ऑल्सो रीच आउट टू सर। बाकी डिटेल्स भी मैंने बताएंगे आपको, बट और सर को थोड़ा इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में अभी हम जानते हैं, थोड़ा फैमिली से रिलेटेड बात करते हैं। आपकी वाइफ भी सर एक एजुकेशनिस्ट हैं, तो जी एक जी। घर का जो इन्वायरमेंट है वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है आपका कि दोनों ही पर्सन एजुकेशनिस्ट हो आप? हाँ, ये आई एम, पहली बात तो आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ वंडरफुल वाइफ एट होम, एंड Okay. जो कि शी इज़ वेरी वेरी क्वालिफाइड टीचर रही वो, हम्म। एंड व्हेन वी गॉट मैरिड शी वाज टीचिंग समवेयर, शी वाज अ टीचर, एंड आफ्टर मैरिज ऑफ कोर्स शी कुड नॉट परस्यू, देन शी डिड हर पीएचडी एंड ऑल। उन्होंने पीएचडी करी अपनी, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह बहुत सारा करा उन्होंने। देन ऑफ कोर्स उन्होंने मेरी बिजनेस में हेल्प की। शी एट दैट टाइम 40 से अबाउट 35 ईयर्स बैक, जब उस समय लेडीज का बिजनेस पे बैठना बहुत एक रेयर अकरेंस होता था, इफ नॉट अ टैबू, और रेयर अकरेंस होता था, उन्होंने मेरा साथ दिया कंधे से कंधे मिला के हमेशा। Okay. व्हेन आई नीडेड हर शी वाज देयर फॉर मी। तो दैट वाज अ बिग थिंग फॉर मी, और शायद जो आज थोड़े बहुत जो भी अचीवमेंट्स हैं मेरे, हम्म। वो उसमें अगर मैं कहूँ कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग 80-90% उन्हीं का रोल है, बिकॉज अगर वो नहीं सपोर्ट करती तो शायद मैं यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता कभी भी। दैट इज अ मस्ट। तो इसमें बहुत कुछ उनका, एक तो उनकी नेचर तो खैर है ही, और दूसरा उनका जो एजुकेशन पैटर्न रहा है, शी इज अ वेरी वेल क्वालिफाइड लेडी, Okay. वो उनका बहुत एक प्लस फैक्टर रहा है मेरे को लगता है कि हम लोगों की बॉन्डिंग में, और हम लोगों ने अपने रोल भी डिफाइन कर रखे हैं। आपको थोड़ा सा बड़ा मजेदार लगेगा जी। कि मैं उनके फील्ड में नहीं घुसता, वो मेरे फील्ड में नहीं घुसती, मतलब जिसमें, ऐसा तो हाँ बहुत अच्छी बात है हाँ तो। अब ठीक जैसे है। अगर स्कूल की हम बात हाँ करें, जी। शी इज द मैनेजिंग डायरेक्टर, तो वो सारा एकेडमिक पोर्शन वो देखती है, ओके। रेगुलर विजिट। तो एकेडमिक्स में मैं नहीं घुसूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट एंड रेस्ट एंड ऑल आई लुक आफ्टर, तो शी विल नॉट डेल इनटू दैट। तो हम दोनों के एरियाज डिफाइंड है, बट वी बोथ वर्क एज अ टीम, एंड वी आर डूइंग वेल, टच वुड, अब तक तो सर ठीक ही एक चल रहा चीज है। मैंने ऑब्जर्व करी आपकी, आज जो आपकी पर्सनालिटी से मेरे को पता चला कि एक ना, हम जब छोटे थे लाइक इन स्कूल वी आर वेरी फियर, कि हमें ना टीचर्स का फियर होता था, एंड ऑब्वियसली बट आपसे मिलके वो एक टीचर वाली वाइब कह लीजिए वो बड़ी पॉजिटिव है,
तो वो डर नहीं है हमें कि मतलब इस तरीके के अगर हमें गाइडर्स मिलेंगे, टीचर्स मिलेंगे, तो यार हमारे लिए तो फायदे ही फायदे, तो स्कूल अच्छा ही चलेगा। नहीं कह सकते हैं, खैर अच्छी बात है। आई एम थैंकफुल कि आपको ऐसा लगा। राइट, जो मेरे को फील हुआ था, इट्स वेरी ट्रू यार। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। हाँ जी। देखिए मेरा मानना ये है शुभ जी के टीचर होना ही चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा स्ट्रिक्ट होना एट टाइम जरूरी है बच्चों हाँ के जी। लिए, वो एक हार्श फैक्ट ऑफ लाइफ है। बट स्टिल मेरा मानना ये है कि टीचर को थोड़ा सा एक्सेसिबल एंड थोड़ा सा फ्रेंडलियर होना चाहिए हाँ, आजकल की बहुत जरूरी जनरेशन है। में। हाँ, तभी बच्चे आपसे ओपन होंगे। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरे से बच्चे बहुत कुछ शेयर कर लेते हैं जो शायद अपने क्लास टीचर से या नहीं कर पाते। वो कहते हैं क्या सर से बात बात कर लेंगे। और कभी कभी क्लास टीचर या हमारी प्रिंसिपल जो है कहती है सर आप जो है सब बच्चों को बिगाड़ते रहते हैं। तो मैंने कहा ये बिगाड़ते नहीं है हो सकता है ये कहीं बिगाड़ देते हो। पॉसिबिलिटी है। हाँ, कि सर आप बच्चों को बिगाड़ देते हैं। मैंने कहा नहीं, बच्चों की बातें भी सुननी चाहिए, जी, उनकी प्रॉब्लम्स भी सुननी चाहिए। आई परफेक्ट एम सर। सॉरी प्रिंसिपल मैम, अगर आप ये बात पॉडकास्ट सुन रहे हो क्लास टीचर्स, तो वो ये सोच रहे होंगे कि सर जो है बिगाड़ रहे हैं, लेकिन अब मैं But might be possible sir, everyone is learning from you. If you have some good things, so कैप्चर कर लेनी चाहिए, अच्छी चीजें जितनी मिल जाए तो ले लीजिए। हाँ लगता है ऐसा राइट। जरूरी है। मुझे लगता है कि आई डोंट नो इफ आई एम राइट और रॉन्ग इन दैट वे, बट मुझे लगता है कि बच्चों से बॉन्डिंग रहनी चाहिए। रहनी चाहिए, एब्सोल्युटली करेक्ट। बच्चे एंड चलिए, फैमिली की बात हो रही है, क्वेश्चन इस पे और आता है कि एक सक्सेसफुल फैमिली की जो का बॉन्ड होता है, वो कैसे हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ यू? कैसे आप जस्टिफाई करेंगे एक सक्सेसफुल फैमिली बॉन्ड को? सक्सेसफुल फैमिली बहुत बड़ा टॉपिक है, बट स्टिल मैं अगर इसको छोटे से मैं कहूँ, हाँ, इन शॉर्ट सर। तो इन शॉर्ट में अगर जी। कहूँ तो ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है सक्सेसफुल फैमिली के लिए। ओके। ऑनेस्टी टुवर्ड्स ईच अदर एंड खैर लव तो खैर अपने आप होता ही है फैमिलीज में जनरली। अगर मैं, मेरा मानना ये है कि हम लोगों ने एक रूल बना रखा है घर में। हम ओके। 4 जनों की फैमिली है, मैं, मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे। ओके। तो हम लोगों का एक रूल है कि एक दूसरे से कोई चीज़ नहीं छुपाना। ओके। जैसे आपने देखा होगा हर घर में होता है, बहुत सारे घर में, हर घर तो नहीं, बहुत सारे घरों में होता है, ये बात होती है, अरे मम्मी को मत बताना, कोई गलती हो जाती, पापा को मत बताना ये बात। ये बहुत छुपाने की आदत होती है, एक इनवर्टेंटली हमारे हमारे यहाँ ये घरों में हो जाता है। हमारे यहाँ ये रूल है कि अगर कोई भी अच्छी काम हो तो भी, बुरा काम हो भी, ये चारों को पता होना चाहिए। तो हम जरूरी लोगों है। को एक दूसरे की, चारों लोगों को बातें सब पता रहती हैं, और हम लोगों में वो फ्रीडम है कि हम कोई भी बात किसी के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमारा एक ग्रुप है, उसमें कोई भी बात होगी वो उसमें ऑनेस्टली लिख दी जाएगी। अगर वो बच्चा गलती भी करता है जी। तो अभी वो मेरे को भी बोल सकता है, मम्मी को भी बोल सकता है, किसी को भी बोल सकता है, नो प्रॉब्लम, ऐसा कोई छुपा नहीं। तो ये जो ऑनेस्टी की बात मैंने करी, ये मुझे लगता है कि हमारे बॉन्ड को बहुत स्ट्रांग बनाती है। मतलब मैं जिंक्स नहीं करना चाहता, बट आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई हैव अ वंडरफुल वाइफ, तो खैर है ही, बट आई हैव इवन वंडरफुल चिल्ड्रन, क्या बात है। जो कि आज भी इतने बड़े हो गए हैं, बट स्टिल दे गिव अस सो मच रिस्पेक्ट एंड लव। और कभी कभी ऐसा भी लगता है यार तुम लोग कब बड़े हो गए, तुम अभी भी हमसे एक बात पूछते, कहीं घूमने जा रहे हो, पापा हमने ये कर लिया, मम्मी हमने ये कर लिया, आज यहाँ चले गए, आज वहां चले गए। दैट इज देयर लव एंड रिस्पेक्ट which unites us as a family. एंड ये होना चाहिए सर, पेरेंट्स को पता होना चाहिए बच्चे क्या कर रहे क्या हैं, कहाँ कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक बंदिश नहीं है ये, नहीं वो मना नहीं कर रहे, बट एटलीस्ट इन्फॉर्म कर दो। नहीं, और ये एक मेरा बात भी और, नेचर है एक सर। बात और है, हाँ जी। हम लोगों ने कभी भी इस तरीके से रिटेलिएट नहीं करा। बच्चे से गलती हुई, बच्चों से गलती होती है, ओके। कि हम बच्चे से गलती हुई तो हम उस पर चढ़ गए एकदम ही, वो नेक्स्ट टाइम आपको नहीं बताया। वो कहेगा कि अरे यार मम्मी ने तो बहुत गुस्सा करा, पापा ने तो बहुत गुस्सा। हमने उसको पोलाइटली हैंडल किया, गलती हुई, ऐसा नहीं है गलती नहीं हुई, बहुत सही बात कही है सर आपने। पोलाइटली हैंडल किया, कोई बात नहीं, उसको समझाया, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार कोशिश करना ये ना हो, सो दैट अगली बार भी कुछ होगा तो वो बताएगा आपको। आप उसी समय उसको इतना गुस्सा करने लगेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको नहीं बताएगा। ये बहुत फैक्ट ऑफ लाइफ बता रहा हूं मैं आपको। कभी भी आप ये देख लीजिए, अगर आप बच्चे पे चीखना शुरू होंगे, वो अगली बार आपको बताएगा नहीं, वो गलती करेगा कि यार यार घर पे तो बहुत डांट पड़ेगी, छोड़ो मैं नहीं बताता। मेरे यहाँ ऐसा रूल है, he'll do whatever he wants to do। अगर वो रात में लेट भी आ रहा है, या फ्रेंड्स के साथ कहीं चला भी गया है, कभी भी कुछ भी हो गया, या बेटी है, बेटा है, जो भी है, they'll always let me know, पापा बात ऐसी है। बात है, या मम्मी ठीक ऐसी है। बात है।
So that Perfect, helps sir. us a lot. चलिए अब ये तो बात होगी फैमिली की। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कुछ आपकी अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स। अच्छा, ओके। अभी दैट जो इतना मेरे को पता है कि दैट यू हैव अचीव्ड मोर देन 250 प्लस अवार्ड जो आपको मिल चुके हैं, एंड सब में से कौन सा वो एक ऐसा अवार्ड है जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है? होता है ना सर, एक तो होगा। ये कहना तो बड़ा मुश्किल है शुभ जी। देखिए कि दिल के सबसे करीब कौन सा अवार्ड, तो देखिए हर एक अवार्ड अच्छा लगता है। मैं एक बात ओके। बताऊं आपको, जब अवार्ड मिलता है, हम्म। कुछ लोग कहते हैं ना, अरे सर कोई बात नहीं अवार्ड मिल गया, जी। लेकिन ये कोई भी अगर ये बात कहता है ना, तो मैं तो मानता हूँ कि झूठ बोलता है। एक छोटा सा अवार्ड भी मिलता है ना कोई, अगर 10 लोगों के सामने भी आपको जाके मिलता है, जी। तो अभी बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। मोमेंट है सर। मोमेंट होता है वो, आप चाहे 10 लोग बैठे हो और आपको एक वो छोटा सा मोमेंटो भी अगर वो दे रहा है, बड़ा अच्छा लगता है। और खैर आई हैव बीन वेरी लकी कि आई हैव गॉट 250 इज नॉट अ स्मॉल नंबर, बट मे बी ये नंबर शायद ज्यादा होगा, इस समय ज्यादा होगा। ओके। हाँ, मोर देन दैट, मे बी इट मस्ट बी रीचिंग 500 नाउ। Oh मतलब my ये न्यूज जो है आपके पास, ये डेटा है, पुराना है। ओके, मैं वही पूछा हाँ, कि जितना मेरे को पता है। हाँ, ये डेटा ओके, पुराना है। दैट्स ग्रेट सर। लगभग 500 अवार्ड हो चुके हैं। और कुछ अवार्ड्स की अगर मैं बात करूं जो मेरे को याद आते हैं, आपने स्पेशल अवार्ड्स की, सबसे पहला तो मैंने जो आपने डिस्कस भी करा, वो योगी आदित्यनाथ जी ने बुला के जो मुझे लखनऊ में अवार्ड दिया था फॉर द बेस्ट बेस्ट स्कूल स्कूल। का, वो बड़ा एक इमोशनल और बड़ा सेटिस्फैक्ट्री मोमेंट था मेरे लिए। मेरी वाइफ मुझे नहीं जा पाई थी बिकॉज शी वॉज नॉट वेल दैट डे, वो मुझे अफसोस रहेगा, वो शी वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड। बट योगी जी ने जब वो हाथ रखा और उन्होंने कहा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैंने उस 20-25 सेकंड के बीच में उनसे ये कहा, अभी सैनिटरी पैड वाली बात मैंने उनसे कही, और उन्होंने सुनी वो बात, एंड क्या कहा और उन्होंने कहा बहुत अच्छा काम करिए। तो वो बड़े सुकून वाले मोमेंट्स थे, वो मैं कभी भूल नहीं सकता सर। वो एक अवार्ड मेरे लिए हमेशा खास रहेगा। उसके अलावा एक मुझे अवार्ड मिला जो उस समय चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, एकनाथ शिंदे जी। ओके। तो मुझे मुंबई से कॉल आया कि साहब आपको चीफ मिनिस्टर जी के अवार्ड देंगे। तो मैं बड़ा थोड़ा हैरान रह गया, मैंने एक यूपी के बंदे को महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर क्यों अवार्ड दे रहे हैं। बाद में वो जब पता लगा तो हमें पता लगा कि बहुत सारे महाराष्ट्र के लोग जो है यूपी में सेटल्ड हैं, और बहुत सारे उनके हमारे बरेली में भी सेटल्ड हैं, और जिनके बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते थे, उनकी मैंने कोरोना टाइम पे बहुत मदद करी थी, एज इन फाइनेंशियल हेल्प, जिससे पढ़ाई ना रुके। वो न्यूज़ वहाँ तक पहुँची। ओके। और उनकी भी मतलब मैं दाद दूंगा कि उनके पास कितना फाइन डेटा रहा होगा कि उन्होंने वहाँ की न्यूज़ Accuracy वहाँ and तक all. पहुँची, एक्यूरेसी Right, sir. देखिए। तो मुझे कोई 5 स्टार कोई होटल था, वहाँ पे मुझे बुलाया गया था। तो एकनाथ शिंदे जी ने जो अपने हाथ से उस समय मुझे वो अवार्ड दिया था, वो एक इतने अच्छे कॉज के लिए था। वो मोमेंट तो बहुत बड़ा था, क्योंकि सारे आप हिंदुस्तान के सारे चैनल्स और मीडिया सब मौजूद थे, और बड़े बड़े लोग थे वहाँ मौजूद, बहुत सारे मिनिस्टर्स थे। तो वो एक मोमेंट बहुत अच्छा था। और एक मोमेंट मुझे अगर अब याद करूं तो मैं एक आ रहा है, हमारे परिवहन मंत्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी। नितिन जी, गडकरी बिल्कुल जी, सी। बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी, मैं बड़ा फैन अमेजिंग हूँ। पर्सनालिटी। आई मीन ही इज अ ग्रेट पर्सन, ग्रेट ह्यूमन बीइंग। वो मतलब बेबाक बात करते हैं वो हमेशा, और क्या काम कर रहे हैं, क्या रोड्स बन रही हैं, क्या फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, हैट्स ऑफ टू हिम। तो उन्होंने मुझे जो है दिल्ली में जी। जब सम्मानित किया था, उस समय वो मुझे याद है फिल्म स्टार वो भी थे, गोविंदा जी भी थे, उनसे भी मिला था मैं, वो भी थे उसी अवार्ड सेरेमनी में। तो वो एक बड़ा मोमेंट था। मतलब कुछ है, बाकी बहुत सारे हैं, जैसे सोशल वर्क के लिए मुझे सोनू सूद जी जो खुद बहुत अच्छा काम कर रहे हाँ हैं, जी, एंड हेमा मालिनी जी से भी हेमा आपको मालिनी मिला जी हुआ है। थे, जयप्रदा जी थी, सुनील गावस्कर वाला अवार्ड बहुत बढ़िया था, गॉट इट। क्योंकि वो क्रिकेट लेजेंड है जी। और मैं भी क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन। तो मैं जब उनसे मिला तो मैंने उनसे, मुझे टाइम मिला बात करने का, थोड़ी फ्री थे वो, तो मैंने कहा सर मैंने आपकी ज़माने पहले वो जो है सनी डेज पढ़ी थी, सनी डेज उनकी लिखी हुई बुक है। बोले आपने पढ़ी थी? वॉज अमेज्ड कि ये पुराना जनरेशन का बंदा है। तो मैंने कहा सर, बोले सर और? मैंने कहा वो आइडल पढ़ी थी। पहले वो भी पढ़ी थी आपने? मैंने कहा सर वो भी पढ़ी थी, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर, आपको इतनी छोटे से टाइम फ्रेम में क्या बताऊं मैं आपको।
तो वो मेरे कंधे पे हाथ रखा, ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद मी। तो वो एक बड़ा, एंड ही वॉज वेरी वार्म, मतलब आप समझिए कि बड़े अच्छे इंसान हैं वो, मुझे लगा उनसे मिलके बड़ा मजा आया। जैसे स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, बड़े डाउन टू अर्थ, इतनी बड़ी पर्सनालिटी, टावरिंग पर्सनालिटी है, बट उतनी हम्बल और इतनी मुझे ह्यूमिलिटी लगी उनमें। इतने उन्होंने अच्छे से मुझसे बात करी, इतना समय दिया, बल्कि ऑर्गेनाइजर्स बेचारे परेशान थे कि ये लोग तो बातों में लग गए, अवार्ड और भी देने हैं, लेकिन वो रुके रहे। इट वाज वेरी नाइस टू मी। इफ वो आपको टाइम दे रहे हैं, मतलब आपसे बात करें तो आपसे ही बात कर हाँ, रहे हैं मेरे वो। से ही बात कर रहे थे, वो रुक जाओ, मजा आ रहा था उनको, वो सुनना चाह रहे थे इंटरेस्ट कि था जैसा। हाँ, कि भाई आप क्या कर रहे हो। तो ऐसे और भी काफी लोग मिले मेरे को लाइफ में, बहुत अवार्ड्स मैंने जैसे आपको बताया, और मुझे नाम ऐसे याद नहीं आ रहे हैं इस समय। अरबाज खान से मैं मिला था। ओके। हाँ, अरबाज खान ने एक अवार्ड दिया था मुझे, पता नहीं कुछ फिटनेस डैशिंग पर्सनालिटी या कुछ फिटनेस का कुछ था अवार्ड, अब मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है उसका। नेक्स्ट में कभी दिखाऊंगा मैं आपको अवार्ड। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। तो ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, बोले सर आपकी एज क्या है, तो मैंने कहा सर एज तो इतनी है। अरे तो आप तो सीनियर सिटीजन हो रहे हो, मैंने कहा "हाँ।" बोले आप लगते नहीं हो। मैंने थैंक यू सर। मैंने कहा सर आपसे इंस्पायर होता हूँ मैं। तो वो हंसने लगे। बट ही वॉज अ वेरी जेम ऑफ अ पर्सन, आई डोंट नो, मेरे को बड़ा मजा आया उनसे मिलके। एंड उनसे तो मेरी कम से कम 5 7 10 मिनट बात होती रही। हम खड़े रहे वहां पे, एंड पीपल वर जस्ट गेजिंग अराउंड कि ये लोगों की बात कब खत्म होगी। एंड वो पता नहीं क्या क्या, मेरा मन भी हुआ कि मैंने उनके भाई की भी बात करूं, फिर आई डिडंट थिंक कि भाई सलमान खान की बात करना मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, एग्जैक्ट, दैट इज कि अप टू दैट यू इज सर। अनदर डिफरेंट थिंग। तो मुझे No लगा issues. कि इनसे ही रिलेटेड मुझे बात करनी चाहिए। But it's a good experience that you have met such a big personalities in life. ये भी एक हाँ, achievement है sir, ग्रेट because they have also achieved very much good things in life. So talking to them and receiving awards from them, yeah, it's a very good thing, sir. हाँ, आई एम ब्लेस्ड। अब जैसे इस समय जो गवर्नर हैं हाँ जी। झारखंड के, हम्म। श्री संतोष गंगवार जी, Okay. इज फ्रॉम बरेली, Okay. इज 8 टाइम Okay. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नाउ ही इज गवर्नर ऑफ झारखंड। तो he's like an elder brother to me. His blessings are always there. वो कई बार स्कूल भी मेरे आ चुके हैं। Okay. अगर मैं अभी इनको वहां से यहाँ से भी फोन करूंगा तो he will हम्म, always pick up the phone. क्या बात है। And he has blessed me a lot and he's a great human being. मतलब Perfect. इस तरीके के शायद जिंदगी की यही कमाई है मेरी, कि इस तरीके के लोगों It's such so many things, not few things. It's so many things, and of course, it's an inspiration for, especially for the youth, जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, एंड दे कैन सेट सम एग्जांपल्स बाय वाचिंग योर जर्नी। एंड आई होप ये जो जर्नी रही है, इसको देख के इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले, एंड जो माइंडसेट चेंज हो ऑडियंस का, चाहे वो किसी भी एज में हो, क्योंकि ऑफ कोर्स आपकी जो जर्नी, चाहे वो यूथ की रही हो, चाहे वो अभी की रही हो, एवरीथिंग वाज इंस्पायरिंग। मेरा जाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जी। कि पॉडकास्ट की बात चलो हो गई, यहाँ पे आपकी लाइफ जर्नी की बात हो गई, लेकिन मेरे को ये बताइए कि अगर आप एक एडवाइस देना चाहें आज से ठीक 30 इयर्स बैक अपने यंग एज को, अपने आप को, क्या वो एडवाइस देना चाहेंगे आप अपने यंगर वन को? बताइए। ये बड़ा टफ क्वेश्चन पूछ लिया आपने। मैं कभी डरता नहीं किसी क्वेश्चन से, लेकिन आज ये सोच रहा हूँ कि मैं इस बात का क्या, जो मैं 30 इयर्स पहले अपने आप को क्या एडवाइस देता। एब्सोल्युटली करेक्ट सर। व्हेन यू विल बी इन 20s, क्या एडवाइस देंगे? Not even 20, I'll be in 30s. Okay, that I don't know. We hadn't discussed about your age. That will keep a secret. You keep it a secret. Although I do not hide my age from anybody, but still, 30 years. Let me think. Because that is very tough days. आपको पता है 25 to 30 की एज का टाइम ऐसा होता है कि See, जिसमें let me tell you very frankly, मेरी जी। सारी बात तो मैंने खैर कही भी नहीं है, लेकिन हाँ, those were the times which were very tough for me. Okay. I was slightly, I could say, I was on the struggling path, business wise. Okay. थोड़ा establishment नहीं हुआ था उस समय तक इतना। Okay. तो आई यूज टू, अब मैं अगर 30 साल पहले की बात करूं अपनी, तो आई कैन जस्ट रिलेट टू दैट कि मैं उस समय भगवान को याद करता था, और मैं और मेरी वाइफ दोनों हमेशा ये कहते थे, ओके, गुड थिंग्स विल हैपन टू अस, गुड थिंग्स विल हैपन टू अस, डोंट वरी। हम लोग हंसते रहते थे, एंड यही शायद जिंदगी का मोटो है। और मैं अगर एडवाइस भी दूंगा तो सबको यही दूंगा, और मैं अपने आप को भी यही एडवाइस तब भी देता था कि बी हैप्पी, गुड थिंग्स विल हैपन, अल्टीमेटली गॉड विल
be kind to us. एंड एक लाइन है कि लाइक गुड थिंग्स टेक्स टाइम, It takes time. You have to be patient. यू हैव टू बी पेशेंट। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। एंड थैंक यू सो मच सौरभ सर, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड देखिए जो इंस्पिरेशन जो फील हुई हमें इस पॉडकास्ट के जरिए, वो मैं पर्सनल भी लोगों को फीडबैक देना चाहूँगा कि दैट मेरा एक्सपीरियंस क्या था। पॉडकास्ट में ठीक है हमने जितना हम एक्सप्लेन कर पाए, बट एक पर्सनल लाइफ में अगर आप सर से कभी मिलेंगे, यू विल सी अ लॉट ऑफ कलर्स, एज आई वुड से, कि जो ब्यूटिफिकेशन सर से मिलके आपको पता लगेगी ना उनकी लाइफ जर्नी के बारे में, बहुत बड़ी है। और अभी तो हमने कुछ ऐसे पार्ट डिस्कस भी नहीं करे, डिस्क्लोज भी नहीं करे। एक पार्ट है म्यूजिक से रिलेटेड, जो उनकी जर्नी म्यूजिक से रिलेटेड भी रही है, तो आप सोचेंगे कि इतना कुछ हो गया, ये भी रह गया। तो यस, वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस, क्योंकि देखिए इस इतना एक्सपीरियंस जब किसी के पास होता है ना, दे हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज टू शेयर दैट कैन इंस्पायर द यूथ, स्पेशली टू द यंग जनरेशन, जो कि डेफिनेटली यार देखिए इनका बैकग्राउंड स्कूल से है, तो लाइफ चेंजिंग कुछ तो पॉजिटिविटी आपको मिल सकती है। सो कोशिश करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में और इनको जाने, क्योंकि बहुत कुछ इनसे हमें बात करनी है। सो अभी ये पॉडकास्ट कंटिन्यू रहेगा। सो मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट पॉडकास्ट में। दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट, और मिलते हैं ऐसी एक अमेजिंग गेस्ट के साथ, एक ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much. Thank you so Thank you much. for